पूंजीपतियों को खड़ा करने में कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल है। अडानी और अंबानी एक दिन में तैयार नहीं हुआ, कांग्रेस ने ही तैयार किया था 2014 से पहले। जैसे जहां जहां मौका मिला, अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जगह तो कांग्रेस की सरकार है। ये जमीन आदिवासियों की है और अडानी जिसका वो पार्लियामेंट के भीतर विरोध करते हैं, उसी पार्लियामेंट को वही कांग्रेस की सरकारें दी जा रही हैं, जिसके खिलाफ पार्लियामेंट में जो है राहुल गांधी जी बोलते हैं। या तो राहुल गांधी जी की सहमति है अडानी के साथ कि भाई आप जंगल दे दीजिए, आदिवासियों को हम निपट लेंगे, या फिर ये हो सकता है कि राहुल गांधी की वो बात वो लोग नहीं मानते हैं और आदिवासी अब फिर से अब अडानी के साथ साथ ये समझिए कि सरकार के खिलाफ, सरकारी मशीनरी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट्स के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहा है। आदिवासियों के लिए जल जंगल ज़मीन की लड़ाई काफ़ी पुरानी, और इसी लड़ाई में एक नया जो नाम जुड़ा है वो हसदेव अरण्य का है। हसदेव अरण्य यानी हसदेव के जो जंगल हैं वो छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर ज़िले में फैले हुए हैं, और वहाँ पर बड़ी पैमाने पर पेड़ों की कटाई होनी है, खनन होना है, और वहाँ की जो सरकार है उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। उसके खिलाफ यहाँ आज दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और इसी में डॉक्टर जितेंद्र मीणा है जिन्होंने पक्ष रखा कि ये कितना गंभीर मामला है और क्यों ये कटाई और खनन तुरंत रोका जाना चाहिए। तो डॉक्टर मीणा, ये हसदेव अरण्य का जो मसला है क्या है, ज़रा समझाइए हमको। देखिए, अगर हम लोग हसदेव अरण्य का मसला देखेंगे तो लगभग 1,74,000 हेक्टेयर का ये इलाका है, जिसे छत्तीसगढ़ का लंग्स कहा जाता है। मीन्स फेफड़ा है, जहाँ से पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा सेंट्रल इंडिया जो है, जहाँ से अगर हम लोग देखें एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें या मौसम के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत सेंटर में है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस होता है तो ये समझिए कि पूरे देश के जो इकोसिस्टम है उस पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा, जो मौसम है उस पर ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। लेकिन इस इलाके में हो ये रहा है कि ये इलाका बड़े लंबे समय से जो है सुरक्षित माना जाता था। 2009 में इस इलाके में जो जैव विविधता थी, जो यहाँ पे जीव जंतु रहते थे, खास करके हाथियों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का ये रास्ता भी यही है। तो इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए इसे नो गो जोन डिक्लेयर किया गया था, जिसका मकसद ये था कि इस इलाके में किसी भी तरीके की माइनिंग, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरवेंशन जो है नहीं किया जाए, नहीं होगा। लेकिन 2014-15 में यहाँ पर यह हुआ कि जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने यहाँ पर जो है माइनिंग की परमिशन देना शुरू किया। पहले ये जो इलाका है ये राजस्थान राज्य जो विद्युत उत्पादन डिपार्टमेंट है उसके पास था, उसको ये दी गई कि आप यहाँ से जो विद्युत का उत्पादन करेंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर MOD साइन हुआ, जिसमें कि अडानी की भी एंट्री हुई छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के साथ साथ, और ये लैंड जो है सीधे बाईपास करते हुए अडानी को ट्रांसफ़र कर दी गई कि अब यहाँ से अडानी जो हैं वो बिजली का उत्पादन करेंगे। मीन्स एक तरीके से समझिए कि ये सरकारों का इस्तेमाल प्राइवेट जो अनुसूची 5 की जो लैंड थी उसका इस्तेमाल ऐसे किया गया कि लॉ को डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट किसी प्राइवेट फर्म को नहीं दे सकते थे, लिहाजा इन्होंने पहले सरकार के नाम पर वो की और सरकार ने अपनी अथॉरिटी उधर ट्रांसफर की। तो इस तरीके से संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन किया गया। उसके साथ साथ पेसा एक्ट जो 96 है, जिसके तहत यह था कि ग्राम सभाएं इसमें सर्वोपरि होंगी। तो ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना इस इलाके में कोई बाहरी व्यक्ति घुस भी नहीं सकता था। ऐसे में जब जमीनें ट्रांसफर कर दी गई तो सरकारों ने दूसरे रास्ते अख्तियार किए कि यहाँ पर कुछ नई फर्जी ग्राम सभाएं बनाई जो सिर्फ कागजों पर एग्जिस्ट करती थी, जिनमें कई लोग तो ऐसे थे उसमें साइन करने वाले जो पहले मर चुके थे इन ग्राम सभाओं की मीटिंग होने से पहले। कह रहे हैं कि सरकारी तौर पे और जो अडानी है, कॉरपोरेट जो लोग हैं, उनकी तरफ से फर्जी ग्राम सभा बना के धांधली की गई है। जी, बात मैं यही कह रहा हूँ कि जिस डेट में जो आम ग्राम सभाएं हुई हैं उनमें कई लोग ऐसे साइन किए हैं जो पहले मर चुके हैं, ग्राम सभाओं के होने से पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनके साइन हैं। मीन्स वहाँ कुल मिलाकर के फर्जी ग्राम सभाएं क्रिएट की गई ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का प्लस 1996 के पेसा एक्ट का वायलेशन किया जा सके। और ये सब करके इन्होंने माइनिंग सिलसिला शुरू हुआ 2015-16 के आसपास। उस समय बीजेपी की सरकार थी और तभी से आदिवासियों ने हसदेव अरण्य को बचाने के लिए मूवमेंट शुरू कर दिया था।
उस समय पर जब मूवमेंट चल रहा था तब कांग्रेस के जो हेड हैं उस समय जो मुखिया थे राहुल गांधी जी, वो वहाँ जाते हैं और वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि आदिवासियों के साथ किसी भी तरीके का कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रद्द करेंगे, ज़मीनें वापस जो है आदिवासियों को दी जाएंगी और जिस स्थिति में थी उस स्थिति में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी तो वहीं सरकार कांग्रेस की है, बघेल वहाँ पर सीएम है, तो उनका क्या स्टेक है इस पे? उन्होंने आपकी बात सुनी है क्या? यही हैरानी की बात है कि जब जैसे ही सरकार बनी तब भी हसदेव अरण्य के लोग उनसे मिलने गए थे और उसके बाद लगातार मिलने गए। इवन एक दफ़ा ये हुआ कि 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके हसदेव के जो आदिवासी हैं वो रायपुर तक पहुंचे थे मिलने के लिए कि भाई आप हमें से मिलिए, इस प्रोजेक्ट को रद्द कीजिए। लेकिन क्या हुआ कि वही ढाक के 3 पद, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, वो माइनिंग चलती रही। और अभी तो स्थिति ये आ गई कि पिछले महीने जो परसा ईस्ट ब्लॉक में जो माइनिंग चल रही थी उसमें भी परसा ईस्ट का सेकंड फेज शुरू कर दिया गया, प्लस परसा वेस्ट का नया ब्लॉक खोल दिया गया माइनिंग के लिए। और जैसे ही वेस्ट ब्लॉक खोला तो वहाँ पर जो है वेस्ट ब्लॉक, सिर्फ वेस्ट ब्लॉक जो है ये है, ये लगभग आपको देखेंगे 8,000 हेक्टेयर का जंगल है, सिर्फ 8,000 हेक्टेयर का। इस वेस्ट ब्लॉक का हिस्से की बात करें जहाँ पर 4.5 लाख से ज़्यादा सिर्फ साल के पेड़ हैं, बड़े बड़े, जो कई जो हैं आप देखेंगे कई दशकों से खड़े हुए हैं, जो पूरे इकोसिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। साल के पेड़ से मुझे एक बात याद आ रही है डॉक्टर मीणा, कि साल के पेड़ जो हैं वो कुदरती जहाँ उगते हैं वो वहीं रहते हैं, उनका बीज आज तक कोई रोप नहीं पाया है कहीं पे, साल को आप कहीं दूसरी जगह नहीं उगा सकते। तो इतनी बड़ी संपदा है, इतना प्राकृतिक वो धन्य है, उसको खत्म करने की कोशिश है। वही साल का जंगल खत्म हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ वेस्ट ब्लॉक में ही 4.5 लाख से ज्यादा पेड़ है, ये अनुमान है सरकारी आंकड़ा 4.5 लाख का। 4 लाख साल के पेड़ काट दिए जाएंगे, सरकारी अनुमान है ये तो सिर्फ, क्योंकि माइनिंग होगी तो पेड़ काटा जाएगा। और हैरानी की बात देखिए, सरकारी रेट पे जो पेड़ की जो मुआवजा दिया गया, प्राइवेट कंपनी ने, अडानी ने जो सरकार को मुआवजा दिया गया, प्रति पेड़ 150 रुपया। अरे बाप रे, प्रति पेड़ 150 रुपया सरकारी कागजों में। सदियों से खड़े हुए हैं उसका 150 रुपया एक पेड़ का। आपके गमले में लगा हुआ पौधा भी 150 रुपए में नहीं आता है। तो आप समझिए किस तरीके की धांधली की गई। और वहाँ पर पिछले महीने अडानी ने पेड़ काटना शुरू कर दिया, जंगल काटना शुरू कर दिया। और आदिवासी अब फिर से, अब अडानी के साथ साथ ये समझिए कि सरकार के खिलाफ, सरकारी मशीनरी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट्स के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जंगल को बचाने का मसला नहीं है। दरअसल मसला ये है कि अगर जंगल नहीं बचा तो आदिवासी भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसका जो रिश्ता है जंगल के साथ वो ऐसा है कि माँ बेटे का रिश्ता एक तरीके से। जो घर में जो बच्चा पल रहा होता है वो बिना माँ के सर्वाइव नहीं कर सकता है। जंगल में जो आदिवासी है वो घर में पल रहा हुआ बच्चा एक तरीके से समझिए, वो उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमने देखा कि अंडमान निकोबार में एक दफ़ा एक प्रयास हुआ कि जारवाज को जो है शहर में ला करके या उनको अर्बन स्पेस में ला करके बसाने की कोशिश हुई, सब लोग खत्म हो गए, जिंदा ही नहीं बचे, सर्वाइव ही नहीं हुआ। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा खेल है उसमें होगा ये कि जैसे जंगल कटेगा आदिवासी वहाँ से खत्म हो जाएगा, जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस खत्म हो। जी डॉक्टर मीणा, ये राहुल गांधी या कांग्रेस के तमाम लोग संसद में खड़े होकर कहते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो 2 लोगों के लिए काम करती है, अडानी और अंबानी के लिए। बहुत उसका प्रचार करते हैं, खूब आरोप लगाते हैं। लेकिन उन्हीं की सरकार इस तरह से अडानी के मतलब सब कुछ लुटा दिया, प्राकृतिक संपदा लुटा दिया, तो ये मतलब क्या गठजोड़, इसको कैसे देखेंगे कि वो दिखाते हैं कि हम तो अलग हैं लेकिन कांग्रेस बीजेपी। देखिए, पूंजीपतियों को खड़ा करने में कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल है। ये पूंजीपति सडनली 5-6 सालों में खड़े नहीं हुए। 1991 के बाद से जो पॉलिसीज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की गई थी और मिक्स इकोनॉमी को जब प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला गया था, वहीं से ये उद्योगपति जो है तैयार होना शुरू हो गए थे। अडानी और अंबानी एक दिन में तैयार नहीं हुआ, कांग्रेस ने ही तैयार किया था 2014 से पहले, इस स्थिति में लाया। और उसके बाद दरअसल बात यह है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है। सरकार को, कांग्रेस की सरकार को पहले मौका नहीं मिल रहा था कि वो इतने ज़्यादा वो कर सके। अब जैसे जहाँ जहाँ मौका मिला, अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जगह तो कांग्रेस की सरकार है। ये ज़मीन आदिवासियों की है
और अडानी जिसका वो पार्लियामेंट के भीतर विरोध करते हैं, उसी पार्लियामेंट को वही कांग्रेस की सरकारें दी जा रही हैं जिसके खिलाफ पार्लियामेंट में जो है राहुल गांधी जी बोल। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो राहुल गांधी जी की सहमति है अडानी के साथ कि भाई आप जंगल दे दीजिए, आदिवासियों को हम निपट लेंगे, या फिर ये हो सकता है कि राहुल गांधी की वो बात वो लोग नहीं मानते हैं, मीन्स अपने आप में वो सर्वे सर्वा हो गए हैं और यहाँ कांग्रेस में कोई इस तरीके का जो है वो नहीं रहा कि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करें कि हमें सिर्फ वोट लेना है और उसके बाद जनता जहाँ जाना जाती रहे मरती रहे। तो ये पूरा का पूरा खेल है। ये भी आप लोग दर्शकों को भी दुनिया को समझना चाहिए कि दिखा कुछ रहे हैं लेकिन असल में दोनों जगह पर खासकर दलित बहुजन आदिवासी बैकग्राउंड के लोगों का नुकसान भरपूर हो रहा है। एक चीज़ हो रहा है कि ये जो एरिया है ये 5th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और वहाँ पर इस तरह से कटाई का खनन का उसकी इजाज़त नहीं होती है। पेसा एक्ट भी है, ग्राम सभा से भी अनुमति लेनी होती है। तो कानूनी पक्ष क्या कह रहा है इस पे? कानूनी पक्ष ये है कि जिस तरीके से कानून को तोड़ा और मरोड़ा गया, जैसे अनुसूची 5 में सिंपल था कि जमीन गैर आदिवासी के पास नहीं जाएगी, तो उन्होंने सरकार ने ली जमीन, तो कानूनी पहलू तो उन्होंने कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। और दूसरी बात यह है कि आदिवासी का पक्ष कोर्ट के सामने लेकर के कौन जाएगा? कोर्ट में खड़ा होने के लिए बड़ा पैसा भी चाहिए और बहुत मजबूत वकील भी चाहिए जो मोटी रकम भी लेता है। आदिवासी के पास वो नहीं है। कोर्ट में जिस तरीके से मामला आता है, जो जिस तरीके से अगर अडानी हो या इस तरीके के पूंजीपति, वहां पर लाइन लगा देंगे, कौन टक्कर ले, लाइन लगा देंगे कोर्ट में वकीलों की, आपकी दलीलें कोई नहीं सुनने वाला है। ऐसे में कोर्ट में भी आपको जो है कोई न्याय मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। उम्मीद बिल्कुल नहीं है आदिवासी समाज के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में है ना सुप्रीम कोर्ट में, कहीं कोई नहीं सुनने वाला है। आप देखिए कि इस तरीके का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में न्याय पाने की उम्मीद वही व्यक्ति कर सकता है जो न्याय उस लेवल पर हो, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता हो, जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जो है डायलॉग कर सकता हो, जो उसको खरीद सकता हो, वही न्याय अफोर्ड कर सकता हो, सिंपल भाषा में। और आदिवासी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाले जो है सरकार है, पूंजीपति हैं और पूरी की पूरी मशीनरी है। ऐसे में आदिवासी को न्याय मिलना यहाँ पर जो है बहुत असंभव है। आगे क्या करने वाले हैं? कुछ रणनीति बनाई है? रणनीति तो वही है, जन आंदोलन एक रणनीति है। जनता आज की तारीख में खड़ी हुई, नेतरहाट में 30 साल से लड़ रहे हैं, हसदेव में 10 साल हो गया है, लड़ाई वही है, लड़ाई चल रही है, लोग लड़ रहे हैं। दो ही चीज होंगे, या तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो आदिवासी बचेगा, या फिर जंगल भी नहीं बचेगा तो आदिवासी भी खत्म हो जाएगा। बस यही है। तो ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ जंगल से ज्यादा आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई है। दोनों में अगर बचेंगे तो दोनों बचेंगे, नहीं तो दोनों खत्म हो जाएंगे। और ये एक बहुत ज़रूरी मसला है, सब लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जब पंजाब हरियाणा में पराली जलाते हैं तो दिल्ली के लोगों का दम घुटने लगता है और ये कहा जाता है कि प्रदूषण बढ़ गया। तमाम ऐसे कारण दिए जाते हैं कि जिससे प्रदूषण बढ़ गया, लेकिन जब पर्यावरण को बचाने की बात आती है, संसाधनों को बचाने की बात आती है, तब आप लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं। सिर्फ सेल्फी लेने से या हैशटैग लगाने से काम नहीं चलेगा। तमाम लोगों को इसमें साथ देना चाहिए और जो अरण्य के साथ, जो हसदेव अरण्य के साथ हो रहा है, उसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जंगल बचेंगे तो ही हम सब लोग बच पाएंगे। और आदिवासी समाज, दलित बहुजन समाज अपने जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो लोग उसको लूट रहे हैं उसकी भी पहचान आपको करनी चाहिए। इस बातचीत पर, इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।